हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांग एंड नॉलेज एकेडमी। तो गाइस मैं आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आईबीपीएस, बैंक हो, एलआईसी, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारे 2021 के जो भी पेंडिंग है उसमें हेल्पफुल होंगे। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो आपके लिए मैं 10 सेकंड दूंगा, आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। आई होप कि आपने अपना आंसर 10 सेकंड के पहले ही सोच लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रसिया। रसिया ने जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बना ली है। आइए थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि है क्या। जो रसिया है, इसने जो वैक्सीन बनाई उसका नाम है कार्नेविक-कॉव। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन की बात हो सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई है, तो रसिया है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि रसिया ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है जानवरों के लिए उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कार्नेविक-कॉव। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या है, पशु टीकाकरण रूस में पंजीकृत किया गया। इसकी घोषणा रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजनाडजोर ने की थी। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस टीके के उपयोग से पशुओं में वायरस के म्यूटेशन को रोका जा सकता है। इसके बाद आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दो चीज़ तो याद रखना ही है कि जानवरों के लिए ऐसे कौन सी कंट्री है जिसने वैक्सीन बनाई है, तो रसिया, और उसका नाम क्या है, कॉर्नेविक-कॉव। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह की जगह किसने ली है? तो ऑप्शन है ए त्रिपुरारी शरण, ऑप्शन बी आलोक निरंजन, ऑप्शन सी विश्वनाथ शर्मा, ऑप्शन डी संजय वर्मा। तो अपना आंसर आप अपने माइंड में चूज़ कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए त्रिपुरारी शरण। जो त्रिपुरारी शरण, इनको मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह की जगह ली है। इसके बाद हम अपनी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, कोविड-19 के वायरस को किस वायरस की कैटेगरी में रखते हैं? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कोविड-19 के वायरस को किस वायरस की कैटेगरी में रखते हैं? तो आंसर देखो इसका। कोविड-19 मुख्य रूप से मानव संचरण के माध्यम से फैलता है। हालांकि मानव से पशु के साक्ष्य मिले हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि यह एक जूनोटिक वायरस है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, एक जो जूनोटिक वायरस है वो मानव से पशुओं में भी फैलता है। और जैसा कि गाइडलाइंस थी मिनिस्ट्री की, 2 गज दूरी, मास्क से ज़रूरी, तो उसको भी फॉलो करना है। तो ये चीज़ शॉर्ट में अगर मैं बात कहूँ तो कोविड-19 के बाद किस वायरस की कैटेगरी में रखते हैं? जूनोटिक वायरस की। ये क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन तो फैलता ही है, और उसके बाद है ह्यूमन टू एनिमल भी फैलता है, इसीलिए उसको जूनोटिक वायरस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ याद करने की। जो श्रम है, जो भी व्यक्ति है वो मज़दूरी करता है, तो भाई जब काफ़ी वज़न उठाता है ना, तो उसे एक माँ की याद आ जाती है। तो अब माँ से क्या होगा? 1 मई। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 मई।
आई होप कि आपका भी आंसर सही रहा होगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सनराइजर टीम की कप्तानी किसे मिली है? ऑप्शन ए किम विलियमसन, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाल ही में सनराइजर टीम की कप्तानी किसे मिली है? ऑप्शन ए किम विलियमसन, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा किम विलियमसन। किम विलियमसन है, इनको अभी सनराइजर टीम की कप्तानी मिली है। इसके पहले कौन थे? डेविड वार्नर, उन्हीं की जगह इनको रिप्लेस किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में किसकी जीत हुई है? ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी टीएमसी। आई होप कि अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीएमसी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है, जो कि ममता बनर्जी की थी। और वहाँ पे इनके अगेंस्ट कौन था? बीजेपी, जो काफ़ी पॉजिटिव थे कि वहाँ पे बीजेपी बनेगी, लेकिन वो नहीं बन पाई। तो वहाँ भी इस बार फिर टीएमसी की सरकार बनी है, जिन्हें दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने उनको इसकी ममता बनर्जी को इसकी बधाई दी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी है, वो एआईटीसी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने 294 सीटों में से 210 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 जीता। तो वहाँ पे कितनी सीटें थी? 294 थी। और इनको कितनी, टीएमसी ने कितनी सीटें ली? 210, है ना। तो ये चीज़ भी आ सकती है, ये भी एक अनदर क्वेश्चन है, आप याद रखना। एक कितनी सीटों में से जीती? 294 थी, और 210 सीटों में टीएमसी ने पकड़ बनाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। असम विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत से सीटें जीती हैं? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑप्शन डी असम गण परिषद। तो अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजेपी। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव 2021 में जीत हासिल की है। इसके बाद इसकी हम बात करें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 126 सीटों में से 60 सीटें जीती हैं। असम राज्य में बहुमत का निशान 64 सीटों का है। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत से सीटें जीती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाल ही में ये रिसेंट अपडेट आया है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ऑप्शन फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत से सीटें जीती हैं? ऑप्शन ए ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी द्रविड़ मुनेट कड़गम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
जल्दी से चूज़ कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑल इंडिया एनआरसी कांग्रेस। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पुडुचेरी विधानसभा हुआ है ना, वहाँ पे किसकी सरकार बनी है, AINRC, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। इसके बाद हम थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया जो एनआर कांग्रेस है, और वहाँ पे 30 सीटें थी, उसमें से 10 सीटों पर इन्होंने अपनी विजय बनाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 किस पार्टी ने जीता है? ऑप्शन ए TMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम। ऑप्शन बी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजंगम, AIADMK। ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन डी BJP। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से चूज़ कर लो आप। आई थिंक आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, DMK। शॉर्ट में याद रखना है इसका, DMK। क्या रखोगे, शॉर्ट में इसका नाम याद रखना है, हमें DMK। इसके बाद हम बात करते हैं द्रविड़ जो DMK है, इसने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में 234 सीटों में से लगभग 125 सीटों पर जीत हासिल की। तमिलनाडु में कितनी 234 सीटें थी, जिसमें से लगभग 125 सीटों पर इन्होंने हासिल की। क्वेश्चन आ सकता है, तो बी केयरफुल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किस टीके ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आपातकालीन उपयोग मान्यता प्राप्त की है? मतलब उनका कहने का मतलब है कि हाल ही में कौन सा टीका जिसने WHO से इमरजेंसी में यूज़ करने की अनुमति ली है? तो वो है ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ऑप्शन बी फाइजर बायोटेक मॉडर्ना। और ऑप्शन डी स्पुतनिक। अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम थोड़ा इसको समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 30 अप्रैल 2021 को मॉडर्ना वैक्सीन mRNA 1273 को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया गया है, जो WHO से इस तरह के वैलिडेशन के लिए 5वां वैक्सीन बन गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 11। G7 विदेश और विकास मंत्री की बैठक कब हुई? G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर की जो बैठक है कब हुई? ऑप्शन ए 1 से 3 मई 2021। ऑप्शन बी 3 से 8 मई 2021। ऑप्शन सी 4 से 6 मई 2021। ऑप्शन डी 3 से 6 मई 2021। तो हम बात करते हैं हमारे राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी 3 से 6 मई 2021 की। इसका थोड़ा हम डिटेल पढ़ लेते हैं। आइए। विदेश मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी बयान के अनुसार EAMS जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 से 6 मई 2021 तक लंदन का दौरा करेंगे। बैठक में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामांकित किया है? तो ऑप्शन ए T रविशंकर। ऑप्शन बी R रविशंकर। ऑप्शन सी सुब्रमण्यम राव। ऑप्शन डी सिद्धार्थ शुक्ला।
तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टी रविशंकर। टी रविशंकर हैं जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामांकित किए गए हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा डिटेल है, इसको भी हम देख लेते हैं। 1 मई 2021 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर की नियुक्ति को मंजूरी दी। 1 मई 2021 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर की नियुक्ति को मंजूरी दी। टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे उपराज्यपाल के रूप में नामांकित किया गया है। ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केंद्रीय बैंक ने रविशंकर को चौथे उपराज्यपाल के रूप में नामांकित किया है। ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, एक तो डिप्टी गवर्नर और ये वाला चौथे उपराज्यपाल वाला, तो ये याद रखना आ सकता है। इसके बाद इस पद पर कार्यरत रहेंगे वर्तमान प्रबंधन, संचालन, भुगतान, बैंक खाता, बाहरी निवेश, निपटन प्रणाली जैसे महत्व विभागों के प्रभारी होंगे। चाहे पेमेंट हो या बैंक अकाउंट्स हो या अगर कहीं फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी यही देखेंगे। उन्हें आंतरिक ऋण प्रबंधन, अगर कोई यहाँ से ऋण ले रहा है तो उसको भी यही देखेंगे। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के अधिकारों का भी प्रभार दिया गया है। जो आईटी के जो भी डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड उनको भी इसका इंचार्ज बनाया गया है। शंकर पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। शंकर पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। अब एक क्वेश्चन और बन गया कि शंकर पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन सेवारत थे, तो ऑप्शन आपको लगाना है शंकर। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम, so guys you should remember this thing। शंकर पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आइए, ये देखिए, जैसा क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल तो होंगे रविशंकर। उसके बाद हम बात करें तो ये इधर आइए, रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे उपराज्यपाल के रूप में नामांकित किया है। दूसरा और ये क्या क्या देखेंगे, ये जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, बैंक अकाउंट्स है, फॉरेन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अगर हम बात करें इनसाइड इंडिया के, अगर यहाँ पे अगर वो कोई को लमसम लोन चाहिए तो भी ये देखेंगे। और आईटी के वो भी इंचार्ज बना है रिलेटेड टू बैंक। तो और इसके बाद है शंकर पहले भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए चौधरी अजीत सिंह, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ मुंडरे और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे जल्दी। तो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौधरी अजीत सिंह। आइए इनके बारे में थोड़ा हम और समझते हैं। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। वे साल 1986 में राज्यसभा भेजे गए थे। 1987 से 1988 तक लोकदल ए और जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भूमिका निभाई
1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में कर दिया। आइए, ये मैं की फ़ोटो लेके आया हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कौन है। चौधरी अजीत सिंह है, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, जो वो उनके पुत्र थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो चौधरी अजीत सिंह हैं, आइए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, और ये किस के राष्ट्रीय RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सेंट्रल के मिनिस्टर थे भाई ये पहले के। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वह किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए AIRNC, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी TM से। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ARNC। ARNC इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं है क्या ये। AINRC नेता एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रंगास्वामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने और उन्हें ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में शपथ ली थी। वही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखिए शपथ ले रहे हैं भाई रंगास्वामी जी, देख लीजिए। इसके बाद बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव में एन रंगास्वामी की पार्टी AINRC ने भाजपा के साथ मिलकर पुडुचेरी का चुनाव लड़ा था, जिसमें गठबंधन को बहुमत 16 सीटें हासिल हुई। इस चुनाव में AINRC सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसे 10 सीटों पर जीत मिली। भाजपा को 6 सीटें मिली और वहीं पुडुचेरी में 6 निर्दलीय 6 उम्मीदवार जीते। विपक्ष में द्रमुक को 6 और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, आइए हम बात करते हैं। एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि एन रंगास्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हो गया कहाँ? पुडुचेरी के। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? AIRNC। इसके लिए अगर याद रखना है तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर इसकी पार्टी याद रखना है तो आप ये देखिए, एन रंगास्वामी है ना, तो यहाँ पे एन रंगास्वामी है, तो ये देखिए ये एन हो गया, ये एन हो गया, राइट। और क्या हो गया? रंगास्वामी, तो ये क्या हो गया? आर से रंगास्वामी हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखना। और रही बात पुडुचेरी को याद रखना है कि कहाँ के हैं, तो ये सी देखिए, चेरी याद रखना, याद आ जाएगा आपके लिए। आपको खाली इतनी चीज़ याद रखना है और आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि ए साइलेंट रखिए भी, और इसके बाद एन को आप इसमें एन करिए और रंगास्वामी को आर से कनेक्ट कीजिए और चेरी सी को चेरी में लाइए। तो जैसे ही आप इस पार्टी को देखोगे आपको याद आ जाएगा। बस आपको ये रखना है कि पुडुचेरी में किसकी सरकार बनी है, AIRNC। तो इससे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने ये समझ लिया। इसके बाद बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। चीन ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगाई है? मतलब कहा कि चीन ने कौन सी कंट्री जिसके साथ जितने भी समझौते होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, सब पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। आपके पास 10 सेकेंड है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया क्यों है बता देता हूँ।
एक्चुअली क्या हुआ, जब कोरोना कोरोना इरेज हुआ था ऑल ओवर द कंट्री, तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि इसकी जांच हो वहाँ पे। चाइना से जैसे ये वायरस इरेज हुआ था वहाँ से देखने को मिला, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वहाँ पे एक टीम, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि वहाँ पे टीम भेजिए और वहाँ पे जांच कीजिए कि चल क्या रहा था। तो उसी बात को लेकर इन लोगों की व्यापारिक समझौता पर अभी तक रोक लगी है। उसके बाद हम इसके बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो पढ़िए, डीएम के चीफ के स्टालिन ने तमिलनाडु के किस पद की शपथ ली है? तमिलनाडु की बात हो रही है, याद रखना। डीएम के चीफ के स्टालिन ने तमिलनाडु के किस पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी ए एंड बी। अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए एंड बी। अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु के जो के स्टालिन है, उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये है, देख लो भाई कितने हैप्पी दिख रहे हैं। के स्टालिन के बारे में अगर हम जाने तो आइए थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफ में। के स्टालिन को सीएम के अलावा तमिलनाडु के गृह मंत्री के तौर पर भी शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा उनके पास प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं, विशेष योजनाओं और दिव्यांगजनों की कल्याण योजनाओं का पोर्टफोलियो भी रहेगा। डीएम के चीफ के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलवाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई और पार्टी नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो रहा है कि तमिलनाडु में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हो गया के स्टालिन। और उसके बाद है एक क्वेश्चन भी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको शपथ किसने दिलाई? तो इनको शपथ दिलाई थी बनवारीलाल पुरोहित ने, इनको शपथ दिलवाई थी, जो कि गवर्नर थे वहाँ के हैं। इसके बाद हम बात करें और भी 33 मंत्री हैं, उनमें से एक पार्टी नेता दुरई मुरुगन है, वो वहाँ के जल संसाधन मंत्री बने गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया? ए दिल्ली, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। तो 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने अपने सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तरी सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर 56 केवीए की क्षमता वाला यह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा। गुवाहाटी के जनसंपर्क अधिकारी रक्षा पी खोंगसाई ने बताया कि इस परियोजना को आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं अगर आप गौर कर रहे हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन यही हो रहा है कि ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में। आपका एक आंसर हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है उसमें कौन सी बैटरी यूज़ हो रही है? तो उसमें हो रही है वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग हो रहा है। उसके बाद तीसरा और कि किसके संयोग से इस प्लांट को शुरू किया गया है? तो वो ये है आईआईटी मुंबई, उसके सहयोग से इस प्लांट को शुरू किया गया है। इसके बाद
देखो, जैसा मैं आपको 50 क्वेश्चन लेके आया था, उसके साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन इरेज किए और बताए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा सेशन। आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 17 मई। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2 मई। तो एस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 2 मई को। इसके बाद हम बात करते हैं 19वें की। वह जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। गजब की बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा देश है जहाँ पे ड्राइवरलेस कार चलेंगी, कोई भी ड्राइवर नहीं रहेगा। जैसे अपन ने मूवी देखी ना, टार्जन द वंडी का, उसमें तो खाली अजय देवगन होता है, लेकिन इसमें तो कोई नहीं होगा। जैसा कि मेलोन मार्क्स है, उन्होंने बोला है कि अपकमिंग जो उनकी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ड्राइवरलेस कारों पे, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ब्रिटेन ने तो स्टार्ट ही कर दिया है, ड्राइवरलेस कार चला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना सक्सेस होती है, हालांकि सक्सेस तो हो ही जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर वो है ब्रिटेन। यहाँ तो ब्रिटेन, अगर हम बात करें अदर कंट्री की, तो अदर कंट्री में तो ड्राइवरलेस कार ही चला रही, इतना डेवलप हो रहा है। और हम इंडिया वर्क इन प्रोग्रेस है। हालांकि तभी तो कोविड सेकेंड वेव के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो बात करते हैं, जैसा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत के जिस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया, उस कौन थे? मतलब भारत के जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कौन थे वो? ऑप्शन ए सोली सोराना जी, ऑप्शन बी अनिल चौधरी, ऑप्शन सी भूपेंद्र बिश्नोई, ऑप्शन डी रमा वेंकटेश। यू हैव अ 10 सेकेंड फॉर द आंसर। तो आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सोली सोराना जी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की। किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइज़र की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन क्या है, मतलब कौन सी कंट्री है जिसने 12 साल से 15 साल के बच्चों के लिए फाइज़र की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है कि हाँ, जो भी बच्चे 12 साल से 15 साल की एज के अंदर है, तो उनके लिए वैक्सीन लगा सकते हो। उस वैक्सीन कौन सी? फाइज़र की। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? मतलब ऐसी कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिससे हाल ही में जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। यू हैव 10 सेकेंड। आई होप कि आपने 10 सेकेंड के पहले आंसर अपना सेलेक्ट कर लिया है। तो बता देता हूँ क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इन्होंने जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनके लिए टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की। महात्मा गांधी के जिस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो इसका मैं आपके लिए इसका ऑप्शन बताता हूँ। ए बी कल्याणम, ऑप्शन बी ए कल्याणम, ऑप्शन सी डी कल्याणम,
ऑप्शन डी के कल्याणम। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कल्याणम। इस इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। वह देश जिसने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। तो अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन मैं आपको इस राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए रसिया। रसिया ने सिंगल डोज के लिए कोरोना वैक्सीन बना ली है। जैसे कि अभी इंडिया में डबल डोज लगवाने पड़ रहे हैं ना हमारे लिए, लेकिन रसिया ने एक सिंगल डोज वाली बना ली है। इसके बाद हाँ, और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो सिंगल डोज के लिए बनाई है वैक्सीन, उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार जितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, मतलब कितनी बार वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट टाइम, ऑप्शन बी सेकंड टाइम, ऑप्शन डी थर्ड टाइम, ऑप्शन डी फोर्थ टाइम। तो जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है थर्ड टाइम। यहाँ पे जो ममता बनर्जी इन्होंने तीसरी बार यहाँ पे अपनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जैसा कि दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है, काफ़ी समय से आ रही है, शायद इस बार तीसरी बार फिर आई है। इसके बाद हम बात करते हैं 26 की। जिस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में 10 करोड़ साल पहले के सौरोपिड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। मतलब कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो डायनासोर उसके जीवा की हड्डियों का जीवाश्म मिला है। तो ऑप्शन ए होगा इसका मेघालय। मेघालय है जहाँ पे सौरोपोड डायनासोर की जो हड्डियाँ उनके जीवाश्म मिले हैं, मेघालय। इसके ट्रिक की बताऊँ कैसे याद रखना है। देखो, जैसे इसका नाम है और मेघालय और डायनासोर, डायनासोर को हम क्या समझ सकते हैं, डायनासोर विशालकाय होते हैं। तो मेघालय विशालकाय, थोड़ा पे प्रोनाउंसिएशन सेम सा हो रहा है ना। तो हालांकि इसकी मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं थी, जैसे मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा था तो तभी मेरे माइंड में आया, तो मैं बता रहा हूँ कि मेघालय को मेघालय और विशालकाय मेघालय विशालकाय दोनों में या आ रहा है। तो इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ ना, आप फालतू में ही सोचो। याद रख सकते हो लेकिन उससे आप। क्वेश्चन नंबर है 27। नासा के अंतरिक्ष यान पाकर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नासा के जो अंतरिक्ष यान पाकर सोलर प्रोब है, उन्होंने एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल खोज की है, वो कौन से प्लेनेट से है। ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि नासा के अंतरिक्ष यान, नासा है उसके पास एक अंतरिक्ष यान है पाकर सोलर प्रोब जिसका नाम है, उसने किस ग्रह से प्राकृतिक रेडियो मतलब प्राकृतिक नेचुरल रेडियो सिग्नल की खोज की। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए, फिर बताता हूँ। आई थिंक कि आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है बी शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो की खोज की है नासा के अंतरिक्ष कौन सा था, पार्कर सोलर प्रोब, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की।
श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोशा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी 1 ईयर। फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि श्रीलंका के पहले क्रिकेटर थे, बहुत पूर्व क्रिकेटर थे नुवान जोशा। उन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन किया तो उनके लिए 6 साल तक का बैन लगा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने जो मिट्टी के खिलौनों उसको GI टैग प्रदान कर दिया है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आप आंसर सोच लीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो मिट्टी के खिलौने उनको GI टैग प्रदान किया है। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे 31 की। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? ए जगमोहन, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी मोहनदास, ऑप्शन डी भगवान दास। तो अपना आंसर अपने माइंड में सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको अपना राइट आंसर। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? ए जगमोहन, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी मोहनदास, ऑप्शन डी भगवान दास। इसका जो राइट आंसर है वो है जगमोहन दास। जगमोहन है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखना आ सकता है। इसकी ट्रिक बताऊं क्या यार? माइंड मत करना, बस ट्रिक बता रहा हूँ। जैसा कि इसको ऐसे याद रखना, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल है उनका निधन हो गया है। तो निधन जब हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, सो जाता है, उठता ही नहीं है ना। तो उसको जगाते फिर भी नहीं उठता है। तो जैसा आपने वो गाना सुना है, जागो मोहन प्यारे, है ना। मोहन सो गया है तो उसको क्या जगा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जागो मोहन, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो। बस इसको आप अदर वे में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि गलत बोलूँ। तो बस जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक फॉर द रिमेंबर, प्लीज़ डोंट टेक अदर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की। हाल ही में जिसने पुर्तगाली ब्रांड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी जोकोविच, ऑप्शन सी जेम्स हैमिल्टन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है, उसका जो राइट आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। जो लुइस हैमिल्टन उन्होंने अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है, किसने? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर। क्वेश्चन नंबर 33। असम के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे?
ऑप्शन ए हेमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन बी आर के रमालक्ष्मी, ऑप्शन सी रंगस्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अपने आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हेमंत विश्व शर्मा, यही जो असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपके लिए। जैसा कि असम के अगले मुख्यमंत्री कौन है, होंगे शर्मा, है ना। असम के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे यार, इसकी ट्रिक क्या बनाऊँ। कल याद ही रख लो, इसकी ट्रिक समझ में नहीं आ रही यार, सॉरी, एकदम माइंड से निकल गई है। इसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, इसको लेकिन ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि इसमें क्या है, असम सम, है ना। तो इसमें ऐसा याद रख सकते हो, इसमें क्या है, खाली असम लिखा है। तो हमें रखना है याद क्या, शर्मा, हिम्मत विश्व शर्मा। तो सा से सम हो जाए, सा म सम याद रख लो बस, सम याद रखना तो याद आ जाएगा शर्मा। असम के जो मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे, शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की। हाल ही में ट्विटर ने एक नई सुविधा जारी की, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए टिप जार, ऑप्शन बी बिट जार, ऑप्शन सी किट जार, ऑप्शन डी पे जार। जैसा कि 34 क्वेश्चन में बताया है कि हाल ही में ट्विटर ने एक नई सुविधा जारी की है, उसका नाम क्या है। ट्विटर क्या है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ना। और इसने अभी हाल ही में एक क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जैसा कि ट्विटर क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। इसमें काफ़ी जो एक्टर सेलिब्रिटीज़ है वही आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने एक सुविधा भी जारी की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन थे ना, टिप जार, ऑप्शन बी बिट जार, ऑप्शन सी किट जार, ऑप्शन डी पे जार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिप जार। टिप जार इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आइए हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं आखिर है चीज़ है क्या। 6 मई 2021 को ट्विटर ने एक नई सुविधा टिप जार पेश की, जो उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा पर अपने पसंदीदा रचनाकारों को पैसे भेजना आसान बनाती है। मतलब जो टिप जार है उससे क्या हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। उपयोगकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट को टिप जार के साथ बैंडकेम, कैश ऐप, पेट्रॉन, पेबल या पेनमो के अपने अकाउंट से जोड़ सकेंगे। ट्विटर इस फीचर के जरिए भेजे गए पैसे में कोई कटौती नहीं करेगा। एक चीज़ और याद रखना, अगर ट्विटर इसके फीचर के द्वारा अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है, भेजते हो, तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, है ना। तो मैं आपको जैसे बता दूँ, इसको जैसा कि अपन ने ये पढ़ा ना, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही है, इससे 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। वो कैसे, जैसे कि ये कि ट्विटर ने नई सुविधा जारी की टिप जार, और किसके लिए, जो टिप जार फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ट्विटर, तो ये किसके लिए है, किस सर्विस के लिए बनी है, ये है पेमेंट के लिए। और इसकी जो पेमेंट है क्या, उसकी कोई जब पेमेंट होगा, ट्रांजेक्शन हो गया, क्या उसका कुछ अमाउंट कटेगा, तो इसका कोई कुछ नहीं अमाउंट कटेगा, शून्य होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ट्विटर है, ट्विटर ने एक टिप जार फैसिलिटी प्रोवाइड किया है फॉर द ट्रांजेक्शन, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन करोगे तो कितना पैसा कटेगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन रेट नहीं है, ये फ्री है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के कौशिक का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। हम बात कर ओलंपिक, यार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था के कौशिक।
तो ये किस खेल से संबंधित है? ये थे भाई ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। तो ये आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड, उसके बाद कंप्यूटर वहाँ से आपको बताएंगे अपना आंसर। तो आपके 10 सेकेंड चालू हो चुके हैं। आई होप कि आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर महाशय, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हॉकी है। तो ये चीज़ याद रखना यार कि ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता एम के कौशिक, उनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सैडेस्ट न्यूज़ है। तो एक हॉकी से संबंधित है, या ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता जो कि हॉकी खेल से संबंधित थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या होगा? एम के कौशिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन और रिलीज हो, ताकि आपको और ज़्यादा करंट अफेयर्स की वीडियो ना देखना पड़े, इसी से आपके पूरे कवर हो जाए। इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा इसके, ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 35 था, है ना? तो जैसा कि इसमें बताया गया, भारत के पूर्व खिलाड़ी एम के कौशिक 8 मई 2021 को दिल्ली में कोविड-19 से निधन हो गया। कौशिक मार्च 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्हें 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1988 में एशियाई खेलों के स्वर्ण में भारत की पुरुष टीम को कोचिंग दी थी और उनके मार्गदर्शन में भारतीय महिला टीम ने 2016 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हमें पता चली है कि इन्हें द्रोण पुरस्कार भी मिला था और इन्होंने काफ़ी गाइड भी किया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। जो मैं बात करूं कि जो कौन सी राज्य सरकार, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, और उन्होंने जो भी प्रवासी उनको राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने तो प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार याद रखने एक क्वेश्चन काफ़ी, और ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि प्रवासी राहत मित्र जो नया ऐप लॉन्च किया है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। दैन इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा इसके ब्रीफ इंट्रो के बारे में। तो यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रवासी राहत जो ऐप है किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है किसने? इसको लॉन्च किया है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आ गई होगी समझ में। इसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 38 की। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकेंड है, देन आई विल शो यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
जैसा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी पीजी और पीएचडी पूरी की थी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? ऑप्शन ए 10 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 14 घंटे, ऑप्शन डी 15 घंटे। तो मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि जो एमपी गवर्नमेंट है जिसके जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कारखानों में काम करने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। तो वो कितना किया है? जैसा कि ऑप्शन में दिया है 10 घंटे, ऑप्शन बी में है 12 घंटे, ऑप्शन सी में है 14 घंटे और ऑप्शन डी में है 15 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 घंटे। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के लिए मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे होगी। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों, बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। तो आयोग की को आंसर समझ में आ गया और इसका आपने सही आंसर लगाया होगा। हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारी कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इसका क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ कि हाल ही में तब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो भी कोरोना महामारी जो कि एक वैश्विक बीमारी है उससे लड़ने के लिए जो कमज़ोर देशों के भीतर ज़रूरी चीज़ों के लिए जो सरकारी कंपनियों जो अरबपति हैं उनसे कहा कि आप 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान कर रहे हैं। तो उसकी इन्होंने अपील की थी कि हम 6.7 अरब डॉलर है ना का हमें दान करना है। तो इन्होंने अपील की थी सरकारी कंपनियों और अरबपतियों से। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? तो ये था ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। आपके पास 10 सेकंड है तो अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। इनने की जो देश कमज़ोर है, जहाँ पे पैसे बीमारी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे 6.7 अरब डॉलर की निधि इकट्ठा करने की अपील की थी जो भी बिजनेसमैन है बड़े बड़े व्यवसायियों से। संगठन ने आगाह किया है कि यदि इस मदद में नाकाम रहे तो भूखमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे, वादिक संघर्ष का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकोक ने कहा कि 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई 2 अरब डॉलर की शुरुआती अपील को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आय कम होने और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति घटने और महंगाई व बच्चों को भोजन न मिलने एवं होने के साक्ष्य पहले से ही मिलने लगे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40। चीन के समर्थन वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा
मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ AIIV, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। जैसा कि मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक चीन का एक बैंक है AIIB, जिसने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है ना। तो कौन सी कंट्री है जिसने ये मांगा है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन इसका होगा भारत। भारत है, उन्होंने जो चाइना का बैंक है AIIB, उससे 3800 करोड़ रुपए का लोन मांगा और उन्होंने मंजूर किया है। इसके बाद हम बात करें हमारे थोड़ी ब्रीफ में, दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा है। AIIB ने कहा कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने, भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने और ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए है। यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग का पता लगाने की क्षमता और अनुसंधान को बढ़ाने में समर्थन करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जैसा कि फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। मैं आपको डबल रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आप एग्ज़ाम में आंसर लगाओ सही हो। मेरे इस वीडियो में इतनी मेहनत की है, बनाया है, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव हो। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। जो झारखंड है उसने हाल ही में राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसाला एवं पान मसाला पर 8 मई 2020 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। पिछले साल 2019-20 राज्य में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांच गए थे। जांच में अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की। उससे पहले मैं 41 को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा स्टेट है जिसने जो पान मसाले हैं 11-12 ब्रांड को उन पर प्रतिबंध लगा। तो झारखंड है, क्योंकि वहाँ पे जो गुटखा बना रहे थे, पान मसाला बना रहे थे, उनमें काफ़ी ऐसे तत्व पाए गए हैं केमिकल के जो कि व्यक्तियों के शरीर पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालते थे। इस कारण उसको बैन किया गया है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। कोविन क्या है? कोविन मंच देश के कोविड-19 टीकाकरण को संभालता है। इसमें लाभार्थियों का पंजीकरण करना, उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजना, टीकाकरण केंद्रों का आवंटन करना और कोल्ड स्टोरेज में शीशियों की लाइव निगरानी भी शामिल है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जो कोविन है इसमें क्या है। इससे क्या है, जैसे कि ये लाभार्थी जो भी जिस चीज़ को मिलनी है, जैसे कि अभी चल रहा है कोविड वैक्सीन मिलना, तो जो भी लाभार्थी है पहले उसको पंजीकरण कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए टैक्स मैसेज भेजेगा। ठीक है, और जब टैक्स मैसेज भेजेगा उसमें आप जैसे आप जाते हो तो को सेंटर अलॉट करता है कि आपका ये सेंटर, अब इस सेंटर पर लगवाओ, है ना। और जो कोल्ड स्टोरेज में जो वैक्सीन्स रखी हुई उनकी शीशियाँ रखी हुई उनकी लाइव निगरानी करता है कि कोई अनुचित क्रिया तो नहीं हो रही है ना। तो इस मंच का उपयोग पहले पल्स पोलियो कार्यक्रम के संचालन के लिए किया गया था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा समर्थित है। एनआईसी कब बना था? 1975 में बना था, है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसके बाद कोविन एप्लीकेशन टीकाकरण पहल की निगरानी और ट्रैकिंग में मदद करता है। यह ऐप वास्तविक समय के आधार पर सूची लागत को ट्रैक करने में मदद करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कोविन सॉफ्टवेयर में एक नई सुरक्षा सुविधा जोड़ी जा रही है। कोविन का अर्थ है कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नए सुरक्षा फीचर क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कोविन सॉफ्टवेयर में 4 अंकों का सुरक्षा कोड जोड़ा है। जब कोई व्यक्ति कोविन मंच पर टीकाकरण स्लॉट बुक करता है तो उसे 4 अंकों का सुरक्षा कोड मिलेगा। उसके बाद टीकाकरण केंद्र पर यह कोड पेश करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट पर भी इस कोड का उल्लेख होगा। नई सुरक्षा सुविधा केवल उन लोगों के लिए जिन्हें टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुक की है। तो जैसा कि हम आपको ब्रीफ में इसका बता दूं कि जो कोविन है ना, कोविन इसके द्वारा आप ये ऐप है, इसके द्वारा आप जो भी लाभार्थी हैं इस वैक्सीन के, वो इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या है कि एक प्लेस अलॉट किए जाएंगे, सेंटर जहां आपको लगाना है। इसमें जो नया फीचर क्या जोड़ा गया है कि इसमें आपको टेक्स्ट आता है, मतलब OTP 4 अंकों का आता है। तो जैसे ही आप आएगा तो इसको आप वहाँ सेंटर पर दिखाना होगा और आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीन लगवाने का उसमें भी ये मेंशन होगा। तो ये चीज़ याद रखना आप। उसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। 2DG किस संस्था द्वारा बनाई गई है? 2-डिऑक्सी ग्लूकोस किस संस्था द्वारा बनाई गई है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्ज़ाम में, याद रखना। और ये बनाई गई है ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी ICSSR, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी एड्स। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो सोच लीजिए आपका क्या राइट आंसर है। उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है DRDO इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं। हाँ, ये जैसा कि होता है कि आपातकालीन में यूज़ होगी इस, और जैसे कि आई जानते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित एंटी कोविड दवा 2D-G के आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। DRDO द्वारा निर्मित की गई इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के तौर पर मंजूर किया गया है। DRDO के एक बयान के अनुसार इस दवा 2DG के एंटी कोविड-19 चिकित्सा अनुप्रयोग को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस INMS द्वारा रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद और DRDO की प्रयोगशाला के सहयोग से निर्मित किया गया है। इसमें एक चीज़ और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2DG किसने डेवलप किया है? DRDO ने, ठीक है। एक क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि ये किसकी संयोग से बना था? ऑप्शन में कुछ भी, DRDO के साथ कोई और ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाना है INMAS और DRDO। इन दोनों की प्रयोगशाला है, इनों के साथ जब इन्होंने काम किया तब इसको डेवलप किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, INMAS, है ना। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की। 5 मई 2021 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 9.8% तक संशोधित किया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर भारत की नवोदित पुनरुत्थान, बहाली और ऋण की स्थिति को पटरी से उतार सकती है। खाली हमें इसमें से भी चीज़ याद रखनी है कि 5 मई 2021 को S&P की एक ग्लोबल रेटिंग आती है, तो उन्होंने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर उसको कितना अनुमान लगाया? उसका लगाया 9.8, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू हुई है। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट महाराष्ट्र में शुरू हुई है। ये डबल इसलिए कि आपको याद रखे, याद आराम से रख सकते हो, बस इतना ही। फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ है? LNG स्टोरेज एंड
रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ? महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की। निम्न में से कौन सी महिला है जो हाल ही में अभी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए कमिरीता, ऑप्शन बी दबंग शेरपा, ऑप्शन सी पंकज जोशी, ऑप्शन डी अमर सेन। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि निम्न में से कौन सी महिला हैं जो हाल ही में अपनी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी? ऑप्शन ए कमिरीता, ऑप्शन बी नवरंग शेरपा, ऑप्शन सी पंकज जोशी, ऑप्शन डी अमर सेन। तो अपना आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कमिरीता। कमिरीता हैं जो कि हाल ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की। मई 2021 में किस देश ने कोविड-19 के लिए EXO-CD24 दवा के फर्स्ट फेज़ परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? मई 2021 में किस देश ने कोविड-19 के लिए EXO-CD24 दवा के फर्स्ट फेज़ परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए इज़राइल, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका जो राइट आंसर आप चूज़ कर लीजिए, फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है इज़राइल। जो इज़राइल है उसी ने अभी कोविड-19 के लिए EXO-CD24 दवा है उसके जो फर्स्ट फेज़ उसके परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। निम्नलिखित में से कौन देश के सभी पंजीकृत और गैर सरकारी संगठनों को 0% लेन देन शुल्क और अपनी भुगतान गेटवे सुविधाएँ प्रदान कर रहा है? मतलब है कि कौन से देश के सभी पंजीकृत और गैर सरकारी जो इंस्टीट्यूट उनको 0% लेन देन पर अपनी भुगतान गेटवे दे रहा है कि आप ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन UPI, ऑप्शन डी फ़ोनपे। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूँ जब तक आप अपना आंसर भी सिलेक्ट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा गेटवे है जिसने इंडिया के सरकारी और जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है ना, प्राइवेट है, उनके लिए कहा कि आप 0% पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेटीएम। पेटीएम ने कहा कि आप 0% पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 49। BS सूर्यनारायण का मई 2021 में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, देख लो। BS सूर्यनारायण का मई 2021 में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी निस्केयर। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑल इंडिया रेडियो। जो BS सूर्यनारायण हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है ना। और जैसे कि अब मैं उसको याद करने का भी एक ट्रिक बताता हूँ। सूर्य क्या होता है? सूर्य जैसे ही उदय होता है ना, और सूर्य जैसे उदय होता है और रेडियो भी चालू हो जाता है, रेडियो प्रसारण भी चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे आप बाहर जाते हो किसी चाय की टपरी पे चाय पीने, तो वहाँ पर रेडियो बजता है। तो जैसे शुरू होता है, सुबह होती है, तो क्या चाय चाहिए पड़ती है, चाय के लिए हम कहाँ जाते हैं? टपरी पे, है ना। और वहाँ पे क्या होता है? अक्सर रेडियो बजता है। तो इससे आप याद रख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो। तो BS सूर्यनारायण हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में कोविड-19 जटिलताओं के कारण राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी UP, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि मई 2021 में कोविड-19 जटिलताओं के कारण राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का निधन हो गया है,
वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन MP, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उत्तराखंड से संबंधित थे। इसके बारे में बताएं तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ऑल इंडिया रेडियो फॉर्म ऑफ अफगानिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन मई 2021 में। इनका निधन कैसे हो गया है? कोविड-19 के कारण। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय, इनका निधन, ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के। और ये क्या थे? और रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ऑल इंडिया रेडियो, याद रखना है ना। तो ये थे मेरे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक PA हो, जितने करंट अफेयर्स आती हैं वो मैंने सारी कवर की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस, इसके लिए मैंने ना काफ़ी मेहनत की है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ सेफ।